आज बेटा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का इतिहास पाठ मैं पढ़ाना चाहूँगा। इसमें बेटा पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसके पहले भी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो है फिलहाल आपको मैं फिर से इसको पढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो बेटा सबसे पहले राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का मतलब होता है समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। यानी कहने का मतलब जो राष्ट्र है, देश है, वो समान भाषा, एक समान नस्ल, धर्म, क्षेत्र से बनता है। तो ये हुआ बेटा राष्ट्र। अब बेटा हम आगे आपको बताएंगे राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए बेटा सीधी सी बात है कि देशभक्ति, देश प्रेम, देश के लिए अपने को समर्पित करना, ये कहलाता है राष्ट्रवाद। यानी कहने का मतलब है कि जनता, देश की जनता के मन में कितना देश प्रेम है, देश से कितना लगाव है, इसी बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? देश प्रेम कहते हैं। तो बेटा जो हमारा लेसन स्टार्ट होता है यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले इसमें हम इस बिंदु पर आते हैं कि सन 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक शार्यू, 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक शार्यू इन्होंने अपना एक जो है कल्पना दृश्य प्रस्तुत किया था। तो इसमें इन्होंने 4 चित्रों की एक जो है श्रृंखला दी थी। ये 4 चित्रों की बेटा श्रृंखला क्या है? देखिए ये फिगर दिया गया है बुक के अंतर्गत। इसमें दिया है 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शार्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ये यूरोप और अमेरिका के जनता है बेटा। तो इसमें कह रहे हैं सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की जो है प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। स्वतंत्रता की बेटा जो है ये क्या है? प्रतिमा है। फिर आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। बेटा इसमें भी तो स्वतंत्रता को महिला दिखाया गया। और भारत में भी भारत माता को रविन्द्रनाथ जो है टैगोर जी के भाई अविन्द्रनाथ जी ने सबसे पहले भारत माता का चित्र जो है प्रस्तुत किया था। तो इसमें कहा है कि यहाँ आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ये बेटा ध्वस्त अवशेष हैं, ये जो फिगर के नीचे दिखाए गए हैं। तो फ्रेडरिक शार्यू जो थे, कंडीशन ये थी कि उस समय क्या था? संपूर्ण यूरोप को कहो या संपूर्ण विश्व में क्या था बेटा? राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब राजा का शासन होता था। राजतंत्र की विशेषता ये होती थी कि राजा के अंदर ही उसके समस्त अधिकार क्या होते बेटा? जो है समाहित हुआ करते थे। यानी सारे अधिकार जो है राजा में ही, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। जैसे आज भारत में सब कुछ अलग अलग है। व्यवस्थापिका का जो है प्रधान होता है अलग होता है, न्यायपालिका का जो है प्रधान अलग होता है, व्यवस्थापिका का और कार्यपालिका का अलग होता है। लेकिन तब क्या होता था कि जो राजा होता था वही जो है व्यवस्थापिका होता था, वही कार्यपालिका होता था, वही न्यायपालिका होता था। तो क्या होता था कि राजा लोग क्या होते थे? निरंकुश हो जाते थे, जनता के अधिकारों का शोषण करते थे। तो इसलिए क्या हुई कि जनता धीरे धीरे ऊब गई। तब जो है फ्रेडरिक शार्यू ने क्या किया? 1848 ईस्वी में उन्होंने अपना एक जो है
यानी कल्पना दृष्ट, यानी उन्होंने जो है कल्पना किया कि यदि इस प्रकार से जो है राजतंत्र को जो है समाप्त किया जाए और जनता का शासन लाया जाए, लोकतंत्र लाया जाए, तो जनता जो है सुख चैन से रह सकती है। तो बेटा सबसे पहले क्या हुआ कि जो यूरोप में फ्रांस था, तो फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्र का विचार हुआ। यानी सबसे पहले कहने का मतलब है कि सबसे पहले फ्रांसीसी लोगों के अंतर्गत यानी जो है अंदर देश प्रेम जागृत हुआ, अपने अधिकारों को उन्होंने समझा और जो है समझ करके उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उन्होंने यानी राजतंत्र का जो है समापन करने के लिए उन्होंने यानी जो है विचार प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। लुई 16वां था बेटा, लुई 16वां वहां का शासक था। तो ये जो है क्रांति हुई है 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति बेटा सबसे पहले पढ़ाना पड़ेगा, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति बेटा हुई है 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में क्रांति के समय राजा वहां का लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। तो अब बेटा देखिए, लुई 16वां एक जो है निरंकुश शासक था और उसके शासन से जनता ऊब चुकी थी। अब वो बेटा कैसे उबी थी, क्यों उबी थी, उसके कुछ कारण थे और वही कारण क्या हुए आगे चल करके 1789 ईस्वी में क्रांति के कारण बन गए। तो बेटा पहला कारण जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है आपका राजनीतिक कारण। क्या था बेटा? राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण बेटा क्या थे? यानी जो शासन सत्ता थी वो जो है राजा के अंदर संपूर्ण निहित होती थी, मैंने पहले बताया। और शासन के जो तीनों अंग होते हैं वह जो है राजा के अंतर्गत निहित होते थे। राजा के ऊपर कोई दबाव नहीं होता था, जिसके कारण जो है जनता को आए दिन जो है राजा के द्वारा लगाए गए नए नए नियमों से जनता परेशान रहती थी, जिसके कारण क्या हुआ, फ्रांस की जनता जो है क्रांति के लिए तैयार हो गई। थोड़ा हम संक्षेप में जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। दूसरा बेटा कारण क्या है? आर्थिक कारण है यहाँ का। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण का मतलब होता है, अर्थ मीन्स होता है धन। तो धन संबंधी क्या कारण थे, यानी जैसे जनता क्यों असंतुष्ट। बेटा देखिए यहाँ पर जो है जो लोग अमीर थे वह लोग टैक्स से फ्री थे और जो लोग गरीब थे वह जो है टैक्स से जो है पिसते हुए जा रहे थे, यानी उनके ऊपर टैक्स का बोझ जो है लदा हुआ था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि आने वाले समय में जनता क्रांति के लिए जो है क्या हुई, तैयार हुई। यानी जो मध्यम वर्ग था, जो यहाँ का जो है किसान वर्ग था, वह लोग जो है लुई 16वां के शासन से असंतुष्ट हो गए और जो है वही आगे चल करके क्रांति का कारण बन गए। तीसरा बिंदु बेटा इसका आता है, तीसरा बिंदु बेटा आता है सैनिक कारण। सैनिक कारण, तो फ्रांस का जो राजा लुई 16वां था वो आए दिन जो है क्या यानी जो है युद्धों में व्यस्त रहता था, जिससे सैनिक जो है रक्तपात देखते देखते ऊब चुके थे और वह क्रांति करने के लिए जो है तैयार हो गए थे। अगला बेटा आपका आता है सैनिक कारण। अब बेटा आपका आता है सामाजिक कारण। नंबर 4 में आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, तो बेटा सामाजिक कारण क्या था? बेटा समाज यहाँ का 3 वर्गों में बटा हुआ था। तो 3 वर्गों में बेटा कैसे बटा हुआ था यहाँ का समाज है? तो सबसे पहले बेटा था जिसको कहते हैं कुलीन वर्ग। क्या था? कुलीन वर्ग। ये ऐसे हम बना लेते हैं, ऐसे। तो इसमें बेटा क्या था? कुलीन वर्ग था। नंबर 2 में पादरी वर्ग, यानी जो है जो है पादरी वर्ग। और नंबर 3 में जनसाधारण। जनसाधारण, तो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, जनसाधारण वर्ग बेटा। तो कुलीन वर्ग में राजा तथा राज्य जो है परिवार के लोग आते थे। पादरी वर्ग में चर्च और जो है पुरोहित या जो है पुजारी हुआ जो है करते थे।
और जनसाधारण के अंतर्गत बेटा क्या होता था, जनसाधारण की भी 3 कैटेगरियां थी। इसमें थे बेटा शिक्षित जिसमें बेटा कौन कौन होता था, इसमें जैसे डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, ये लोग सम्मिलित हुआ करते थे। सेकंड पार्ट में बेटा जो है कृषक होते थे, किसान होते थे, और थर्ड पार्ट में बेटा होते थे मजदूर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है कुलीन वर्ग के लोग थे, इनका जीवन अच्छा था, इनको जो है सम्मान प्राप्त होता था। पादरी वर्ग भी धनी वर्ग था, इनको भी सम्मान प्राप्त होता था। लेकिन बेटा जो जनसाधारण वर्ग था उसका समाज में कोई सम्मान नहीं था, चाहे वह जो है किसान हो, मजदूर हो, या आपके जो है शिक्षित वर्ग हो, डॉक्टर हो, वकील हो, अध्यापक हो, इनको सबको एक दृष्टि से यानी हे दृष्टि से देखा जाता था, जिसके कारण इस वर्ग के अंदर जो है क्या हुआ, यानी अपना अपमान फील हुआ और अपने अधिकारों को पाने के लिए ये लोग जो है क्या हुए, क्रांति के लिए तैयार हो गए बेटा। तो ये आपका हुआ सामाजिक कारण। अब बेटा नेक्स्ट बिंदु जो आता है नंबर 5 में बेटा जो आता है वो आता है आपका दार्शनिक कारण। दार्शनिक कारण दार्शनिक कारण, तो दार्शनिक कारण बेटा रूस में फ्रांस में जो है कुछ क्या हुए, दार्शनिक हुए। उन्होंने समाज को देखा, राजा के जो राजा के द्वारा जनता पर अत्याचार किए जा रहे थे उनको उन्होंने देखा, मनन किया, उस पर उन्होंने बुकें लिखी, अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने भाषण दिए और जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। तो इसमें बेटा कुछ दार्शनिकों के मैं नाम बता रहा हूं, जैसे इसमें रूसो थे, रूसो, बाल्टेयर और मांटेस्क्यू। तो बेटा रूसो की एक जो है प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक समझौता। तो बेटा इन्होंने, मैंने बताया पहले कि दार्शनिकों ने अपने बुकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से फ्रांस की जनता को क्रांति के लिए जो है प्रेरित किया था। तो ये तो बेटा हो गए आपके दार्शनिक कारण। और फिर आपका अंतिम बिंदु आता है बेटा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन। नंबर 6 में आता है स्टेट्स जनरल का अधिवेशन। तो बेटा 1789 ईस्वी में लुई 16वां ने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया। ये बेटा पार्लियामेंट है, संसद है ना, ये कहाँ का, ये फ्रांस का संसद है। फ्रांस की प्राचीन संसद कहा जाता था स्टेट्स जनरल, और बेटा इंग्लैंड की प्राचीन संसद को कहा जाता था क्यूरिया रेजिस, रूस की प्राचीन संसद को कहा जाता था ड्यूमा। तो कहने का मतलब है कि स्टेट्स जनरल का अधिवेशन लुई 16वां ने आमंत्रित किया। और ये अधिवेशन क्यों आमंत्रित किया, इसलिए आमंत्रित किया कि उसको जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाने थे। तो टैक्स बेटा बढ़ाने थे, इसके लिए जो है क्या था कि स्टेट्स जनरल के बिना यदि टैक्स बढ़ाया जाता तो राजा का जनता के मध्य विरोध होता। उस विरोध को दबाने के लिए राजा ने क्या किया, उसने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया। इस बेटा स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में 3 प्रकार के सदस्य थे। जैसे अपने वहां बेटा संसद में राज्यसभा और लोकसभा है, इसी प्रकार से फ्रांस की संसद में 3 प्रकार के सदस्य थे बेटा। नंबर 1 में थे बेटा कुलीन वर्ग के, और नंबर 2 में बेटा पादरी वर्ग के थे, और नंबर 3 में थे जनसाधारण वर्ग के। तो बेटा जनसाधारण वर्ग के जो
कहते हैं कि जो तो सदस्य थे इनकी संख्या सबसे अधिक थी और इन लोगों ने काफी विरोध किया। यानी जो जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाना था उसके पहले ही बेटा जनता को दोनों टाइम का भोजन नहीं मिलता था। एक लाइन आपके बुक में लिखी है कि क्या है कि जब राजा और रानी की सवारी निकल रही थी तो उसके पीछे पीछे जो है फ्रांस की भूखी और नंगी जनता रोटी रोटी की मांग कर रही थी। तब जो है जो लुई 16वां था इसकी रानी ने कहा था, पूछा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। राजा ने कहा कि ये लोग रोटी की मांग कर रहे हैं। तो रानी ने कहा कि जब रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते। यानी इतने अदूरदर्शी थे। यानी कहने का मतलब कि उन्होंने गरीबी कभी नहीं देखा था। तो बेटा गरीबी कैसे देखते, क्योंकि जो लुई 16वां की रानी थी मेरी आंतोआंत इसका नाम था। तो ये बेटा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, बहुत खर्चीली थी, धन को पानी जैसे बहाती थी। तो जो फ्रांस की जनता थी इसके खर्चों को देख करके क्या कहती थी? श्रीमती घाटा, है ना, इनका नाम डाल दिया था श्रीमती घाटा। श्रीमती घाटा इसलिए डाल दिया था क्योंकि ये बहुत ही खर्चीली महिला थी। यह तो इसलिए ऐसा जनता ने उसका नाम रखा था। तो ये बेटा ऐसे, हाँ, तो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कि जो है कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ये लोग टैक्स से फ्री थे। तो इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जनसाधारण वर्ग ने काफी विरोध किया, जिससे राजा ने जनता के ऊपर टैक्स को जो है नहीं बढ़ा पाया। जिसके क्या हुआ कि अगले दिन अधिवेशन फिर जो है तो रखने का निश्चय किया गया। लेकिन कंडीशन क्या हुई कि जिस समय अधिवेशन बुलाना था उसी समय राजा के जो पादरी वर्ग और जो आपके जो है कुलीन वर्ग थे, इनकी सलाह से राजा ने जनसाधारण के सभागार को बंद करवा दिया। बेटा यानी सभागार जानते हो, जहां पर बैठ करके वह लोग मीटिंग करते थे, उसको सभागार कहा था। तो राजा लुई 16वां ने क्या किया कि सभागार को बंद करवा दिया। जब जनसाधारण वर्ग के लोग अपनी मीटिंग करने आए, सभा करने आए, तो उनको सभागार बंद मिला। तथा एक गुप्त सूचना उनको ये भी मिल गई कि चलो खैर इसको आगे पढ़ाएंगे, पहले इधर देख लेते हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि वह लोग वही जो है सभागार के सामने टेनिस कोर्ट का मैदान था। तो उस टेनिस कोर्ट के मैदान में सारे लोग बैठ गए, यानी जनसाधारण वर्ग के जो लोग थे वह बैठ गए। एक उन्होंने अपना नेता बनाया था जिसका नाम था मीराबो। क्या नाम था? उसका नाम था मीराबो। तो मीराबो के नेतृत्व में उन्होंने टेनिस कोर्ट के मैदान में क्या किया? बेटा बैठ गए, है ना। तो अब यहां से हम आपको आगे ले चल रहे हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। बेटा इसको कहते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ। तो बेटा शपथ का मतलब होता है निश्चय करना। तो इन्होंने क्या किया कि टेनिस कोर्ट के मैदान में बेटा एक इन्होंने निश्चय किया। निश्चय क्या किया इन्होंने कि जब तक हम फ्रांस के लिए नया संविधान तैयार नहीं कर लेंगे तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। क्यों ना हम लोगों के साथ संगीनों से व्यवहार किया जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि जब इन लोगों ने अपने सभागार को बंद पाया, इन लोगों के क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो इन लोगों ने अपना एक नायक बनाया, एक अपना लीडर बनाया, जिसका मैंने नाम बताया था मीराबो, है ना। तो मीराबो के नेतृत्व में क्या किया कि इन लोगों ने एक जो है शपथ ली, एक इन्होंने जो है प्रतिज्ञा ली कि जब तक हम
फ्रांस के लिए नया संविधान तैयार नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग यहां से हटेंगे नहीं, क्यों ना हम लोगों के साथ संगीनों से व्यवहार किया जाए। तो क्या हुआ बेटा, फिर यानी उन्होंने नया संविधान तैयार किया, तभी फ्रांस में एक अफवाह फैल गई। अफवाह ये फैल गई कि राजा जो है विदेशी सेना की सहायता से देश के क्रांतिकारियों को मार देना चाहता है। जब ऐसी अफवाह जो है फ्रांस में आई तो जो यहाँ के क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बास्टील पर धावा बोल दिया। तो इस घटना को बेटा कहते हैं बास्टील दुर्ग का पतन। बास्टील दुर्ग का पतन बेटा 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को, है ना बेटा, कब बेटा, 1789 ईस्वी को फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बास्टील के दुर्ग पर धावा बोल दिया। दुर्ग का मतलब बेटा जेल होता है ना, और ये जो दुर्ग था बास्टील का, लिख देते हैं बास्टील दुर्ग का पतन। बास्टील दुर्ग का पतन 14 जुलाई सन 1789। दुर्ग का मतलब बेटा जेल है ना। तो ये जो बास्टील का दुर्ग था, ये राजा लुई 16वां की स्वच्छता का यानी स्वेच्छाचारिता का जो है प्रतीक था। क्यों था प्रतीक? क्योंकि जो फ्रांस के क्रांतिकारी होते थे इसी दुर्ग में ला करके बंद किए जाते थे। यही बेटा स्थिति भारत में थी। जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो जेल बनाई गई थी। कहां बेटा? जेल बनाई गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिस जेल का नाम था सेलुलर जेल। तो जो भारत के क्रांतिकारी होते थे उनको वहीं पर जो है बंद किया जाता था। यही काम बेटा फ्रांस में था। फ्रांस में जो बास्टील का दुर्ग था, इसमें फ्रांस के क्रांतिकारियों को बंद किया जाता था। इसलिए ये लुई 16वां की स्वेच्छाचारिता का जो है प्रतीक था। तो 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बास्टील के दुर्ग पर हमला बोल दिया और दुर्ग को ढा करके जो वहां पर क्रांतिकारी बंद थे उनको आजाद कराया तथा वहां के हथियार जो है लूट लिए गए और फ्रांस में जो क्रांति थी उसको जो है सफलता मिल गई बेटा। अब क्या है बेटा, एक बिंदु और आता है, वर्साय में महिलाओं का धावा। वर्साय में महिलाओं का धावा। तो बेटा ये वर्साय में महिलाओं का धावा क्या है? वर्साय यानी फ्रांस की पेरिस की 10 यानी वर्साय की 10,000 महिलाएं, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस थी वहां पर 10,000 महिलाओं ने धावा किया। इनका बेटा लक्ष्य क्या था कि राजा लुई 16वां तथा उसके जो है परिवार को पकड़ करके संसद के समक्ष उपस्थित करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इन्होंने धावा किया वर्साय को और राजा तथा उसके परिवार को जो है पकड़ करके संसद के सामने उपस्थित कर दिया। इस धावा को बेटा, महिलाओं के धावा को जो क्रांति के समर्थक लोग थे उन्होंने कहा है अप्सराओं का धावा। क्या कहा है? अप्सराओं का धावा। और जो बेटा क्रांति के विरोधी थे उन्होंने इनको दिया है चुड़ैलों का धावा, है ना, चुड़ैलों का धावा। ये कंडीशन बताई। तो बेटा मैंने बताया कि जो क्रांति के विरोधी थे उन्होंने कहा है चुड़ैलों का धावा। तो इस प्रकार से फ्रांस में जब जो है क्रांति संपन्न हो गई तो फ्रांस का शासन कैसे किया जाए इसके लिए डायरेक्टरी की व्यवस्था की गई बेटा। काहे की व्यवस्था की गई? डायरेक्टरी की। डायरेक्टरी तो डायरेक्टरी क्या है? तो बेटा जो फ्रांस का शासन था वो 5 डायरेक्टरों के हाथ में दे दिया गया। फ्रांस का जो शासन था वो 5 डायरेक्टर करते थे। तो ये कार्यक्रम बेटा लगभग 5 वर्षों तक चला और सन 1799 ईस्वी में एक नया परिवर्तन हुआ। एक बेटा नया परिवर्तन क्या हुआ? यहां पर एक तानाशाह का उदय बेटा होने लगा, जिसका क्या नाम है, जिसको
यानी जिसके नाम से समुद्रगुप्त को संबोधित किया गया है भारत में, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो इसका बेटा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि इस डायरेक्टरी को भंग कर दिया, और भंग करने के पश्चात 1799 ईस्वी में इसने भंग कर दिया, और 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जो है यानी फ्रांस का क्या बन गया बेटा, यानी एक तानाशाह बन गया। यानी कहने का मतलब कि इसने जो है राजतंत्र की स्थापना फ्रांस में पुनः कर दी। जो बेटा जो है प्रजातंत्र की स्थापना फ्रांस में हुई थी, उसको क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि उसको राजतंत्र में फिर जो है तब्दील कर दिया, और तीनों शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट का जो युग है वो फ्रांस के लिए बेटा जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासनकाल में फ्रांस का बहुत विकास किया है। तो इस प्रकार से जो फ्रांस के पास के देश थे वह नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत डरते थे, और तब उन्होंने क्या किया कि एक जो है संगठन बनाया, उसमें जैसे ऑस्ट्रिया था, रूस था, प्रसा था। तो इन लोगों ने मिल करके 1815 ईस्वी में बेटा है ना, 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में, वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया, पराजित किया, और पराजित करके नेपोलियन बोनापार्ट को देश से निकाल दिया गया। कहां बेटा, वो हो गया सेंट हेलेना द्वीप को, सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप को उसको जो है यानी निकाल दिया गया। तो वो सेंट हेलेना द्वीप को चला गया, जहां पर उसकी 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी बेटा, है ना, मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से बेटा इस वीडियो में यहीं तक बेटा, इसके आगे अगले वीडियो में मैं फिर आपको मिलूंगा।